चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं ग्रामर में वायर्स, जिसको हम एक्टिव वायर्स एंड पैसिव वायर्स के नाम से जानते हैं। आज उसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे, कैसे बनाना है और बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले यह है, क्योंकि बनाना कठिन नहीं है, बनाने से पहले उनके बारे में जानना आसान है, और आसान तब हो जाएगा जब हम सारी चीज़ों को बढ़िया से पहले ही पढ़ लेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वायर्स, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक्टिव वायर्स और पैसिव वायर्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें उस चीज़ को आसान बनाते हैं, उनको जानना कैसे है, उनको पहचानना कैसे है, बदलना कैसे है और किस तरह से हम उनको रखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो सेंटेंस जिस रूप में होता है, जो सेंटेंस जिस रूप में होता है वह एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। सारी चीज़ें डिपेंड सब्जेक्ट पे होती है। वह एक्टिव वॉइस में जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी सेंटेंस सब्जेक्ट के हिसाब से चलते हैं, चाहे वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो, सारी चीज़ें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। इसीलिए एक्टिव वॉइस में प्रधानता सब्जेक्ट की होती है, यानी कर्ता की होती है। इसीलिए एक्टिव वॉइस को हम कर्तावाच्य कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में प्रधानता सब्जेक्ट की। और रहा सवाल अब पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो होता है वह एक्टिव वॉइस के दिए गए सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को मेन मानते हैं। प्रधानता ऑब्जेक्ट की होती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी एक्टिव से पैसिव में आते समय हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या विशेषताएं उसको ध्यान में रखना होता है। चलिए देखते हैं। बात आती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो वॉइस में जितने भी उसमें टॉपिक दिए गए होते हैं, सारे टॉपिक में हर एक वर्ड का इम्पोर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, ना। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। जैसे मान लीजिए सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्ट कहाँ से बनता है और फिर ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, यह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं हम सब्जेक्ट में। सिंगुलर में आते हैं ही के लिए। ही इसका सब्जेक्ट और ही जो होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो अगर हम मान लीजिए यह वॉइस में यह आपका सब्जेक्ट है और हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में जाते समय इसी सब्जेक्ट को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, जो होगा हिम। ठीक है, और अगर यह ऑब्जेक्ट में हिम दे दिया है तो हिम से हमें लाना पड़ता है सब्जेक्ट में, यह हिम बदल के हो जाएगा ही। यानी हम देखा कि शुरू में सब्जेक्ट ही था, फिर बदला हिम और हिम से फिर सब्जेक्ट हो गया ही। यानी जो सब्जेक्ट है वह उसी का ऑब्जेक्ट फिर उसी का सब्जेक्ट, यह टर्न बाय टर्न चलता रहेगा। यह हमेशा एक दूसरे के पूरक होंगे। अगर सी है तो हर होगा और हर है तो सी होगा। ठीक है, यानी जो भी आपका जो प्रीपोजिशन होता है वास्तव में बाई, उस बाई के बाद अगर सी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, और अगर हर है तो सी होगा। अब यहाँ आते हैं इट। इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं। तो इट से जो ऑब्जेक्ट होगा इट ही होगा, और इट अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इट ही होगा। उसके बाद से आते हैं आई। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और मी का सब्जेक्ट होता है आई। कहने का तात्पर्य है कि अगर आई है तो मी करेंगे और अगर मी है तो आई करेंगे। अब आते हैं बात पे वी। वी का होता है ऑब्जेक्ट अस और अस का होता है वी। उसके बाद से आता है लास्ट दे। दे का होता है देम और देम का होता है दे। तो अगर हम माने इतने हो गए प्लूरल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया प्लूरल और यहाँ से लेकर के तक हो गया सिंगुलर। ये आपके सब्जेक्ट हैं।
टेंस चाहे जो कोई भी हो, जब भी वायस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानेंगे। बिना उसके जाने वायस बनाना कठिन होता है, इसलिए सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट को जानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके सब्जेक्ट को जानेंगे, फिर देखेंगे वह सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तब जाकर के हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे। चलिए अब आते हैं वायस में टेंस पर, क्योंकि जितने टेंस होते हैं उसको छोड़कर बाकी सबका वायस बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अंत के होते हैं टेंस, उनका नहीं बनता है, वो बताएंगे बाद में। फिलहाल हम आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पर, और प्रेजेंट में सबसे पहला जो टेंस होता है वह इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट। बनाने से पहले चाहे टेंस कोई भी हो, सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म, यह सब जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक एक्टिव वॉइस होता है तब तक उसका हेल्पिंग वर्ब कुछ और होता है, और जब पैसिव वॉइस में होते हैं उनका हेल्पिंग वर्ब कुछ और होता है। तो कभी भी जो है एक्टिव वॉइस को देख करके पैसिव वॉइस में उनके हेल्पिंग वर्ब पर उतना ध्यान नहीं देंगे कि जैसा एक्टिव में है वैसा ही पैसिव में होगा, क्योंकि पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और जो एक्टिव होता है वह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आते हैं पहले स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। जबकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे हम वॉइस में आते हैं तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जब भी वॉइस चालू होगा तो वॉइस में प्रधानता ऑब्जेक्ट की होगी, कर्म की होगी, इसीलिए लोग कहते हैं कि कर्मवाची। और एक्टिव में जो होता है वह कर्ता की प्रधानता होती है, और हमें पढ़ना है वॉइस में पैसिव वॉइस। अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, अगर प्लूरल है तो उसमें होंगे आर, और आई है तो सबसे अलग होता है, इसका होता है हिम। यानी अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम से बदल के होगा ही, और यह सिंगुलर होगा, जहां भी होगा ही उसके बगल में हम लिखेंगे इज। अगर हर है तो हर का सब्जेक्ट होता है सी, और सी के साथ होता है इज। ठीक वैसे ही इट है तो इट का ऑब्जेक्ट भी वही होता है, सब्जेक्ट भी वही होता है, यहाँ भी होता है इज। इन तीनों को छोड़कर अगर किसी का नाम आता है, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, अगर किसी का नाम आता है, मेल है फीमेल है, किसी का नाम आता है, तो वहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब ही इट का होगा वही हेल्पिंग वर्ब उनका भी होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आ गया राम, श्याम, गीता, सीता, तो जो इनके बगल में लगेगा हेल्पिंग वर्ब ठीक उनके बगल में भी वही लगेगा। जब बताते हैं स्ट्रक्चर पे, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका बदला हुआ रूप जो सब्जेक्ट होगा वही होगा सबसे पहले। फिर उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वह सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, आई है तो एम लिखेंगे, और अगर प्लूरल है तो आर लिखेंगे। और वॉइस यानी पैसिव में जब भी आप बनाना चालू करें, प्रारंभ से लेकर के अंत तक हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे टेंस कोई भी हो। जब भी वर्ब लिखेंगे तो बेहिचक वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेंटेंस को ध्यान रखते हुए, उसके बाद से बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, तो यह सारा है स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के हम कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो सेंटेंस बनाने में आसान होगा, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो काटिए। चलिए अब आते हैं सेंटेंस पर। यह था, इसके पीछे हमने बताया स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल। अब मेन चीज है हमारा सब्जेक्ट, यानी हमको बनाना कैसे है। सेंटेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एक सेंटेंस लिखा है, वह आम खाता है। जैसा कि हमने बताया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें एक्टिव का भी ध्यान देना है और पैसिव का भी। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है इसकी प्रधानता होती है,
और पैसिव में ऑब्जेक्ट की। यहाँ लिखा हुआ है वह आम खाता है, तो वह का मतलब सिंगुलर है और वह का मीनिंग होता है ही। उसके बाद से आता है खाना, ईट माने खाना होता है, लेकिन पहले हम इसलिए लिखे एक्टिव क्योंकि हमको सबसे पहले सेंटेंस में पता करना है कि यह टेंस कौन सा है। जैसा कि आपको लिखे हैं प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन अगर मान ली हमें न पता हो, हम न लिखे हो, तो हम जाने कैसे कि यह किस टेंस का है। तो लास्ट में ता है लिखा है, ताते हैं, तो यह प्रेजेंट कंडीशन स्वाभाविक है। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट इसका ही यानी सिंगुलर है तो हम एक्टिव में इसको बनाएंगे कैसे। तो इसका सीधा साधा नियम है कि अगर सेंटेंस में शुरू का जो सब्जेक्ट है वह लिखा है अथवा किसी का नाम है सिंगुलर में, जो उसके लास्ट का वर्ब होगा उस वर्ब में हम यह से एस जोड़ेंगे, तब जाकर के वह आगे बढ़ेगा। नहीं वह आपका अगर सब्जेक्ट खाना वाना होता है ईट, तो ईट आपका यहाँ पे इसके अनुसार इसमें जोड़ देंगे यस, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। यानी वह हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया इसका खाना, और खाने में हमने जोड़ दिया यस क्योंकि रूल है एक्टिव का। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट होता है मैंगो, यानी आपका यह वह हो गया आपका सब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब, यह हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ यह हो गया आपका सब्जेक्ट, यह वर्ब, यह ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह रहा आपका एक्टिव वॉइस। अब हमको बदलना है इसे पैसिव में, तो हम पहले बताए हैं कि जब पैसिव बनाएंगे तो हमें प्रधानता देनी है ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा। तो मैंगो को यहाँ बुलाएंगे मैंगो। अब यहाँ चूंकि मैंगो है तो एक ही है, ठीक ना, एक ही मैंगो है। तो अगर एक मैंगो है सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग पर होगा इज, क्योंकि प्रेजेंट के डिफरेंट में जो हेल्पिंग पर होता है वारस का वो होता है इज। एक बार हमने यहाँ लिखा भी है, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। तो जितने भी सेंटेंस आएंगे अगर उनके ऑब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो इज लगा देंगे, तो मैंगो इज। अब रहा ईट, ईट जो होता है वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। तो ईट हो गया फर्स्ट, एट हो गया सेकेंड, और ईटन हो गया थर्ड। जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद से हम जोड़ेंगे इसको प्रीपोजिशन बाई से। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, बाई हो गया, बचा क्या सब्जेक्ट। ही है सब्जेक्ट, तो हम बताए हैं कि ही से इसका होता है ऑब्जेक्ट हिम, यानी जब भी ही होगा बाई को उधर ले जाएंगे तो ही से हो जाएगा हिम, तो बाई हिम। तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। पहले इसका हम इसको ट्रांसलेट किए हैं, एक्टिव में बदले हैं, फिर एक्टिव से पैसिव में बदले हैं। यानी हम इसको लिखेंगे एक्टिव और इसको लिखेंगे पैसिव। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बनकर तैयार है। चलिए अब आते हैं इस सेंटेंस के बाद नेगेटिव में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट था वह अफर्मेटिव के हिसाब से काम किया। अब नेगेटिव में आते हैं जिसमें हमने एक सेंटेंस लिखा है बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं। इसको भी हम ले चलेंगे एक्टिव वॉइस के तरफ से, यानी उसी हिसाब से बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ बच्चे जो होता है आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है, लिखेंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब हो गया बच्चे। उसके बाद से हमारा वर्ब है उड़ाना, उड़ाना मतलब होता है फ्लाई। पूरा काट देते ना। चलिए आते हैं नेगेटिव में। बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं। हम जानते हैं जब नेगेटिव की बात आती है तो वहां पर प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है बदल जाता है। अगर हमारा अफर्मेटिव होता है तो यस है यस या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव में हम आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है सिंगुलर का डज नॉट और प्लूरल का डू नॉट, जिसमें इन दोनों के लगने के बाद यस या यस समाप्त होता है। यह हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन जो प्लूरल में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट का मीनिंग चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन हो गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा डू नॉट।
अगर सिंगुलर होता तो लिखते हम डज नॉट, लेकिन यह सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है तो यहाँ लिखेंगे डू नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई माने उड़ना होता है। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट है पतंग यानी काइट, फ्लाई द काइट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। यानी बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं, मतलब चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया जो प्लूरल में है। इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया डू नॉट, फ्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द काइट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम वॉइस पढ़ रहे हैं, अगर हमें विधिवत इसकी विस्तृत जानकारी लेनी है तो हमारे जो चैनल है उस पर लाइव जो हम चलेंगे, लाइव वीडियो आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको टेंस से संबंधित मिलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिव वॉइस ही चलेगा सभी टेंस का। उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि कहाँ पे लगता है डज, कहाँ पे डू, कहाँ यस, कहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिलहाल हम देखते हैं वॉइस में आते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वॉइस का है, इसलिए हम पहले इसमें वॉइस के हिसाब से बताएंगे आपको। अब हमें मिलता है आपका सब्जेक्ट, ये हो गया डू नॉट हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद से यह मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और हमने बताया कि पहले भी जब भी बनाएंगे हम वॉइस में तो हम अपने ऑब्जेक्ट को लाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द काइट है, तो यहाँ लिखेंगे द काइट। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा था प्लूरल जो एक्टिव में था, तो हमने लिख दिया डू नॉट प्रेजेंट इंडिफरेंट के हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है हो गया काइट, तो यहाँ काइट सिंगुलर हो गया, तो वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज। हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे ही सी इट और सिंगुलर जो भी आएंगे, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर हो, तो बगल में लिखेंगे इज, तो यहाँ कर देंगे इज। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अक्सर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके जब भी बनाते हैं तो बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होता है गलती यहीं से करते हैं कि इसी को देख करके यहाँ पे लिख देते हैं आर, जो गलत करता है। कभी भी वॉइस में अगर आपको बनाना हो तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का चयन करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो द काइट यहाँ सिंगुलर है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। नॉट यहाँ से ले लेंगे, इज नॉट हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लाई है, तो फ्ली इसका सेकंड होता है और फ्लोन थर्ड होता है, इज नॉट फ्लोन। उसके बाद से बाई और चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, इसलिए लिखेंगे चिल्ड्रन, बाई चिल्ड्रन। ये रहा हमारा वॉइस में प्रेजेंट इंडिफरेंट का नेगेटिव सेंटेंस। उस नेगेटिव का सबसे पहले हमने एक्टिव वॉइस बदला और एक्टिव वॉइस के बाद पैसिव वॉइस, यह रहा आपका सेंटेंस। इसके बाद से हम मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस और एक होता है WH बेस्ड सेंटेंस। यानी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वॉइस के हिसाब से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, उनका सबसे पहले यूज करते हैं। आते हैं पहले नंबर पे, लिखा हुआ है क्या वह तुम्हें जानता है ना, क्या वह तुम्हें जानता है। इसमें क्या है, क्या पहले आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस का ट्रांजिशन बनाएंगे यानी एक्टिव बनाएंगे, उसके बाद तब पैसिव। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जब भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आए तो हमेशा उसके बगल वाले सब्जेक्ट को हम देखते हैं एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का है सिमिलर यानी वह लिखा हुआ है और वह के साथ होता है डज। प्रेजेंट इंडिफरेंट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर के उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज होता है एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डज, हमने स्ट्रक्चर में लिखा भी है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अभी जब इसको बदलेंगे तब यह काम करेगा वॉइस में। अभी हो गया डज, उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपका ही है यानी वह लिखा हुआ है, यहाँ पे जानता है तो यह मेल होगा,
इसलिए वहाँ का मीनिंग ही होगा। अगर जानती होता तो यहाँ पे सी होता। डज ही वर्ब आपका है, ऑब्जेक्ट है नो यानी जानना। डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया नो। अब बचा आपका ऑब्जेक्ट, यू माने तुम्हें, क्वेश्चन माने, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब हमें बदलना है इसको वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो जिस प्रकार से इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है इसके हिसाब से, ठीक वैसे ही पैसिव वॉइस में बदलते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लिखेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके स्तर पे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है यू जो प्लूरल है और यू के साथ लगता है आर, तो हम डज के बगल में नीचे जो है आर कर देंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारा हो गया यू। वर्ब आपका है नो, उसका थर्ड फॉर्म होगा तो नो में हम बात लास्ट में स्केल जोड़ देंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म, आर यू नोन। ये हो गया मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसका थर्ड फॉर्म हो गया। अब बचा बाई, उसके बाद से जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो ही का होता है हिम। इस तरह से हमारा हो गया सेंटेंस आर यू नोन बाय हिम, इसका वॉइस यानी डज ही नो यू एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस हो गया आर यू नोन बाय हिम। अब आते हैं WH में। इस सेंटेंस में लिखा तुम उसे क्यों जानते हो। ट्रांसलेशन के हिसाब से जब भी कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में WH यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आए तो सबसे पहले उसका हम मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट जो लिखना होता है। अब यहाँ पे है क्यों, हम सबसे पहले लिखेंगे क्यों का मीनिंग, इसका होता है वाई, वाई मतलब होता है क्यों। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस पहले बना रहे हैं, तो तुम होता है यू और यू के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब डू, तो मिला कर देंगे वाई के बाद डू। उसके बाद से सब्जेक्ट यू हो गया, डांटना मन होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड हो गया, डब्ल्यूएच हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट, हिम माने होता है उसे। ये हो गया आपका सेंटेंस एक्टिव, ठीक है। यानी सबसे पहले हम बीच का जो मीनिंग है WH में उसका लिखेंगे मीनिंग, उसके बाद से जो शुरू का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर उस सब्जेक्ट का मीनिंग, उसके बाद से मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यह है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए, जैसे इसमें WH पहले है, वॉइस में भी सबसे पहले हम वाई को ही लिखेंगे। ये हो गया वाई, यानी अगर जो है वेर वाट हाउ, जहां जैसे लिखा लगा उसको हम उसी तरह से उतार लेंगे। अब यहाँ पे है ही, हिम है, चलिए देखते हैं। यानी इंट्रोगेटिव वाले में जो हमारा WH का टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमने एक्टिव बनाते समय जो बीच में है प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो यहाँ पे क्यों है, हमने इसका मीनिंग सबसे पहले लिखा। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, एक्टिव में जो लगता है, फिर सब्जेक्ट का मीनिंग, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आते हैं वॉइस में। तो जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस में WH यानी जितने होते हैं अगर शुरू में दिए हैं तो वॉइस बनाते समय भी शुरू में उनको लिख लेंगे बेहिचक, उनको कहीं रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका वाई, जैसे हमने लिखा होता है यहाँ पे बता दिया वाई। अब हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो हिम है और हिम का होता है सब्जेक्ट ही, और ही के साथ लगता है इज, तो जहां लगा था डू वहां लिखेंगे हम इज, इस हिम के अनुसार। अब हिम बदल के हो जाएगा ही। ये हो गया WH स्ट्रक्चर में, फिर हेल्पिंग पर हो गया, और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट हिम से ही। अब बचा क्या, मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म स्कोल्ड है मेन वर्ब, तो स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड,
जैसा कि हम जानते हैं ऐसे बहुत से मेन वर्ब हैं जिनका थर्ड फॉर्म बना बनाया होता है। कुछ को बनाने के लिए हमें ईडी जोड़ना पड़ता है, उसके जोड़ने से वह थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। तो वही काम हम इस वर्ड में करेंगे। अधिकतर ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें ईडी जोड़ने से वर्ड का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो स्कूल में जोड़ेंगे ईडी तो जगह स्कूल्डेड, स्कूल्डेड। उसके बाद से बाई, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यू, ये हो गया यू। अब सेंटेंस बन के तैयार है, ठीक ना। जैसा कि हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, सब कुछ सही है। अगर भूल करके भी हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, यह सारी चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक ना। तो बनाते समय इनका ध्यान तो रखें ही, सबका ध्यान रखने के बाद अंत में इंट्रोगेशन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जब तक यहाँ क्वेश्चन मार्क आप नहीं देंगे तब तक इस इंट्रोगेटिव का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ सही रहने के बाद भी आपका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विशेषकर जो क्वेश्चन मार्क होते हैं उनका ध्यान अच्छे से रखेंगे, तब जाकर के उनको छोड़ेंगे। चलिए अब आते हैं उसी WH के क्रम में एक और आता है सेंटेंस जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे अलग होता है। जैसे कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सभी तो हैं अपने आप में, लेकिन सबसे अलग होता है कौन। जब भी हम कौन का नाम लेंगे जिसका मीनिंग होता है हु, तो जैसे हु का नाम सामने आए समझिए कि वह सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। हु एक ऐसा इंट्रोगेशन है, यह ऐसा एक इंट्रोगेशन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक ना। जो हु होता है WH में, यह एक ऐसा इंट्रोगेशन है कि हमेशा सिंगुलर होता है। जब भी आएगा तो सिंगुलर का काम करेगा, चाहे टेंस कोई भी हो, ठीक ना। हर एक टेंस में यह सिंगुलर होता है और अपने आप में यह सब्जेक्ट है, यह एक प्रकार का सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखते हुए हम जब भी प्रेजेंट के डिफरेंट का एक्टिव वॉइस बदलेंगे, हमेशा हम कौन को तो पहले लिखेंगे ही, जो इसका हेल्पिंग पर जो मेन पर होगा वह सिंगुलर के हिसाब से काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ कौन है तो कौन का हमने लिख दिया माने पहले, ये हो गया WH। उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब तुरंत, कौन का मीनिंग लिखने के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। काल बुलाना है, बुलाना होता है काल। जैसा कि हमने कहा कि हमेशा सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट का काम करता है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जब भी हम सेंटेंस के रूप में अफर्मेटिव का सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें सिंगुलर के साथ जो मेन वर्ब होता है उसमें यह जोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो ठीक वही काम हम इसमें भी करेंगे, जो मेन वर्ब उसमें जोड़ देंगे ऐसे। ये हो गया हु काल्स। हमेशा कभी भी आएगा, कहीं भी आएगा, किसी भी टेंस में हो तो हमेशा यह जो हु का है, जो सेंटेंस हु का है, कौन का है, इसकी अलग ही एक विशेषता होती है। इसके बारे में अगर हमें विवरण जानना है तो हम बड़े आराम से इसको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लिंक पे जाना पड़ेगा। लिंक पे जा करके इसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं, जो भी इसकी प्रियॉरिटी है, उसके बारे में आपको विधिवत लिंक पर मिलेगी जानकारी। वहाँ से आपको अच्छे ढंग से इस जानकारी मिल सकती है। फिलहाल के लिए हमें पढ़ना है बस। यहाँ देखते हैं कि यह हो गया हु, यानी कौन का मीनिंग हमने लिखा पहले। वर्ब है काल, यह हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि टेंस चल रहा है प्रेजेंट का, वो भी इंडेफिनिट, इसलिए सिंगुलर होने का इसमें लग गया यस। अगर यही कंटिन्यूअस होता तो यहाँ लिखते हैं हम इज, यहाँ लिखते हैं एनजी, ठीक है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, यह हो गया आपका WH, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इंट्रोगेशन का भी काम कर रहा है, दोनों कर रहा है। यह हो गया आपका मेन वर्ब। अब बचा आपका ऑब्जेक्ट जो शुरू में है और ही मन होता है उसे, यह हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यह बन गया एक्टिव वॉइस। यह रहा इसका एक्टिव वॉइस। अब हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो हु ऐसा एक सेंटेंस होता है, जब भी किसी सेंटेंस में हु से कोई भी चीज शुरू हो तो उस हु के कारण सबसे पहले हम जब लिखेंगे पैसिव में तो बाई कर देंगे पहले, यानी हु से पहले बाई लिखेंगे, फिर इसी हु को उतार देंगे और इसी में जोड़ देंगे यम, हो जाएगा
बस ये हु के लिए जो है विशेषकर हु के लिए है। जब भी हु सेंटेंस में दिया हो एक्टिव वॉइस में और पैसिव में चेंज करना हो तो बाय लिखेंगे सबसे पहले, हु को उतार लेंगे, उसके बगल में जोड़ देंगे यम, हो जाएगा बाय हुम। यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें देखना है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसका हिम, और हम जानते हैं कि हिम से हमेशा ही होता है और ही के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो बाय हुम यहाँ कर देंगे इज, इस हिम का ही और ही के साथ इज, तो बाय हुम इज, और हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म काल है, हो जाएगा काल। लास्ट में इंट्रोडक्शन ये होगा आपका बाय हुम इज ही कार्ड। इसका एक्टिव है हु कॉल्स हिम, पैसिव हो गया बाय हुम इज ही कार्ड। यह सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। विधिवत जानकारी के लिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।